Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is on reader response criticism. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Today we will read about reader response criticism. What is it? Let's see. The term reader response criticism refers not a single theory or method but to a range of approaches in which the focus of critical attention is on how readers respond to a text. एक्चुअली रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म जो है वो कोई सिंगल थियरी या मेथड नहीं है, रेंज ऑफ अप्रोचेज है जिसमें ये देखा जाता है कि रीडर्स किसी टेक्स्ट को रीड करने के बाद वो उसका क्या रिस्पॉन्ड रहता है, क्या उसका रिएक्शन होता है. ये जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में इसके पहले जो भी क्रिटिसिज्म जो भी थियरीज आए हैं उससे क्वाइट ये चेंज है, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्रिटिसिज्म और थियरी आए उसमें ऑथर पे डिपेंड बात की जाती है, टेक्स्ट पे बात की जाती है, लेकिन ये टेक्स्ट पे नहीं रीडर पे फोकस करता है और कहता है कि रीडर इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ दैट लिटरेरी वर्क. ऑथर लिखता है, क्या लिखता है? ऑथर इज एट फर्स्ट पोजीशन, देन सेकंड टेक्स्ट एंड देन थर्ड रीडर्स. तो ऑथर ने जो लिखा है अगर उसे रीडर समझ ना पाए तो फिर ऑथर के लिखने का कोई मतलब नहीं है, या ऑथर ने जो भी कुछ लिखा उसे रीडर्स पढ़े ही नहीं तो उसका क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा. मान लीजिए किसी ऑथर ने कोई बुक लिख दिया, अब उस बुक को कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो उसके लिखने का कोई मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ. इसी वजह से रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में रीडर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो यहाँ पे यही बात कहने की कोशिश की जाती है कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर रीडर्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या रिएक्शन रहता है, दैट इज स्टूडिड इन दिस क्रिटिसिज्म. इट्स डेवलपमेंट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्रिटिसिज्म एंड अदर वेराइटीज ऑफ फॉर्मलिज्म. एक्चुअली इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? इसके पहले न्यू क्रिटिसिज्म आ गए, फॉर्मलिज्म आ गए हैं. तो न्यू क्रिटिसिज्म में क्या होता था कि जो टेक्स्ट है उस पर बात की जाती थी, बाकी हर चीज़ को छोड़ दिया जाता था. टेक्स्ट जो कहता है हम उसे एक्सेप्ट करें. फॉर्मलिज्म में क्या होता था, वो जो फॉर्म है कि डिफर जो चीज़ें हैं वो कैसे समझ में आ जाए, तो वो सारी चीज़ें जो टेक्स्ट है उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी की जाती है. इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये समझिए बस आप लोग कि रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म किसके अगेंस्ट में आया था? न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म के अगेंस्ट में आया था. एक्चुअली पहले मैंने ये रीडर रिस्पॉन्स वाली वीडियो इसलिए मैं लेकर आई हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई. In which there is an emphasis on the text and also against various biographical approaches to interpretation. अब देखिए न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म में क्या होता था, एम्फेसाइज की जाती थी टेक्स्ट पे और जो दूसरे बायोग्राफिकल अप्रोचेस होते थे उस पर फोकस किया जाता था. इन विच द ऑथर इज सीन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मीनिंग, जिसमें ऑथर पे ज़्यादा फोकस किया जाता था. ये सोचा जाता था कि ऑथर ही उस टेक्स्ट का अल्टीमेट सोर्स है, उस टेक्स्ट की मीनिंग को बताने वाला एकमात्र पर्सन कौन है? ऑथर. ऑथर ने लिखा है तो उसने कुछ सोच के लिखा होगा, तो उसने जो सोच के लिखा होगा, अगर ऑथर ने जस्ट लाइक पेड़ के लिए ट्री वर्ड लिखा है तो इसका मतलब कि ऑथर चाहता है कि पढ़ने वाले भी उसे ट्री ही माने. तो इस तरह की चीज़ें होती थी न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म में. लेकिन यहाँ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में क्या हुआ, ऑथर की बातों को निगलेक्ट करते हुए यहाँ पे इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि किसी टेक्स्ट को पढ़कर रीडर का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है. हो सकता है कि पेड़ का मतलब कोई रीडर जो है अगर कहीं पे ट्री लिखा हो उसका मतलब वो ग्रीनरी को समझ ले कि ट्री मीन्स क्या, ऑक्सीजन, ट्री मीन्स क्या, फ्रेशनेस, ट्री मीन्स हरियाली, तो ये सारी चीज़ें समझ ले. तो ये इट्स डिपेंड अपॉन ऑल एवरीथिंग इज ऑन होम रीडर पे. ये सारी चीज़ें रीडर पर डिपेंड करता है कि वो उस वर्ड को कैसे इंटरप्रेट करता है. इट इज़ डेवलप्ड मेनली ड्यूरिंग द 1970s एंड 1980s when the concept death of the author announced by रोनाल्ड बार्थ्स. एक्चुअली क्या होता है कि रोनाल्ड बार्थ्स ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था और वो कॉन्सेप्ट क्या है? डेथ ऑफ द ऑथर. और ये कब इन्होंने किया था? 1970s के समय किया था. इसी टाइम पीरियड में रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है. तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1970s एंड 1980s. और डेथ ऑफ द ऑथर ये टर्म किसने कॉइन किया है? रोनाल्ड बार्थ्स ने. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम.
In their analysis of how a reader responds to a text, reader response critics have drawn upon a number of theories and interpretative models, psychoanalysis, structuralism and phenomenology. Actually, रीडर किस तरह से किसी टेक्स्ट को पढ़कर रिस्पॉन्ड करेगा, इसके लिए रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स जो हैं बहुत सारे थियरीज और मॉडल्स को इंटरप्रेट किया है, जिसमें साइको एनालिसिस भी है, स्ट्रक्चरलिज्म भी है, फेनोमेनोलॉजी है. Reader response critics believe that interpretation of a literary work is created when a reader and text interact and transact. अब देखिए, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स क्या बिलीव करते हैं. वो बिलीव करते हैं कि किसी भी लिटरेरी वर्क का जो इंटरप्रिटेशन है वो तभी क्रिएट होता है जब रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़कर क्या करता है, इंटरेक्ट या ट्रांसएक्ट करता है. मतलब जैसे किसी ऑथर ने कोई बुक लिखा है और उस बुक के टेक्स्ट को किसी रीडर ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद तो यहाँ जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स है वो सोचते हैं कि रीडर जो भी पढ़ रहा है उसको पढ़ के जब इंटरेक्ट और ट्रांसएक्ट करता है तभी उस लिटरेरी वर्क का जो इंटरप्रिटेशन है वो निकल कर आता है या वो फॉर्म में आता है. They assert that the proper study of a textual analysis must consider both the reader and the text, not simply a text in isolation. अब वो क्या कहते हैं कि जब किसी भी टेक्सचुअल एनालिसिस का प्रॉपर स्टडी है वो दोनों ही चीज़ को कंसिडर करता है, रीडर को भी और टेक्स्ट को. ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट को. मतलब अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का उसका एनालिसिस करना है, प्रॉपर फॉर्म में एनालिसिस करना है, तो आपको टेक्स्ट का तो एनालिसिस करना ही करना होगा, साथ में रीडर का भी एनालिसिस करना है. और रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स क्या मानते हैं कि रीडर प्लस टेक्स्ट इक्वल टू पोएम मीनिंग लिटरेरी क्रिएशन. कहने का मतलब है कि जब टेक्स्ट के साथ रीडर मिल जाए तभी किसी भी लिटरेरी क्रिएशन का जो मीनिंग है वो निकल के आता है, चाहे कोई पोएम बनता है. मतलब ऑथर ने पोएम लिख दिया लेकिन रीडर उसे पोएम के रूप में एक्सेप्ट ही ना करे तो वो पोएम कहलाएगा नहीं. अब पोएट ने जब पोएम लिखा और वो पोएम जब लिखा तो वो टेक्स्ट बन गया. जब उस टेक्स्ट को रीडर क्या करे, उस पर रिस्पॉन्स दे, उस पर रिएक्शन दे, तब जाके वो पोएम बनता है. सैलिएंट फीचर्स. रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म के कुछ फीचर्स हैं, देख लेते हैं. एक्नॉलेज इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट एंड रीडर. तो बताया जा चुका है कि ये टेक्स्ट और रीडर दोनों के ही इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ टेक्स्ट को नहीं बल्कि टेक्स्ट और रीडर को दोनों को ही. क्योंकि इसके पहले रीडर और ऑथर टेक्स्ट और ऑथर पे फोकस करते थे जो दूसरे क्रिटिसिज्म और थियरीज थे उसमें, लेकिन इसमें टेक्स्ट और रीडर दोनों पे फोकस किया जाता है. टेक्स्ट रिलेशनशिप विथ रीडर्स. टेक्स्ट का रीडर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस पे भी फोकस किया जाता है. रीडर इज थर्ड पार्टी. बताए थे फर्स्ट पार्टी कौन हो गया, ऑथर, सेकेंड पार्टी टेक्स्ट और थर्ड पार्टी रीडर. रियलिटी इज एग्जिस्ट इन रीडर्स माइंड. रियलिटी जो है वो रीडर के माइंड में एग्जिस्ट करता है. मीन्स किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो भी रियलिटी है वो किसके माइंड में एग्जिस्ट करता है, रीडर. रीडर क्या सोचते हैं उस टेक्स्ट को लेकर, ये उस पर डिपेंड करता है. रीडर इस थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लिटरेरी क्रिएशन होते हैं उसके क्या होते हैं, 3 पोल्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक ऑथर, फिर टेक्स्ट, फिर रीडर. तो इसको याद रखिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. नेक्स्ट वन इज वर्क इज फुली क्रिएटेड व्हेन रीडर्स एसिमुलेट इट. कोई भी वर्क तभी संपूर्ण कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा जब रीडर उस वर्क को समझ सके, उसको रियलाइज कर सके, ठीक है, एसिमुलेट कर सके, आत्मसात कर सके. क्योंकि जब तक उस वर्क की मीनिंग को, उसके अर्थ को रीडर समझेगा नहीं तब तक उस वर्क का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. तो इसीलिए कहा गया है कि रीडर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. टेक्स्ट हैज़ नॉट वन इनहेरेंट मीनिंग बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन. देखिए टेक्स्ट के बारे में क्या कहा गया है कि इसका अपना इनहेरेंट मीनिंग नहीं है. ऐसा नहीं कि टेक्स्ट में ये लिखा है तो अब लिख दिया, अब उस जितने भी लोग पढ़ें उस टेक्स्ट को सब लोग वही समझें. नहीं, ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उस टेक्स्ट में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको कैसे वो इंटरप्रेट करता है, वो कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे वो समझता है.
तो these are the salient features of reader response theories. Definitely you should learn these features because इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक जो हैं किन पॉइंट्स पे वर्क करते हैं, किन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं. तो प्लीज़ रिकॉल दिस. टाइप्स ऑफ रीडिंग: एस्थेटिक रीडिंग ऑफ प्लेजर, इमोशनल फोकस ऑन लिटरेचर, एफरेंट रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, टेलीफोन बुक, हिस्ट्री, टेक्स्ट बुक ऑन क्रिटिसिज्म. अब देखिए रीडिंग के जो टाइप्स हैं वो बताया गया है. दो तरह के होते हैं रीडिंग. किस तरह की? एस्थेटिक और एफरेंट. एस्थेटिक में क्या होता है कि प्लेजर के लिए जो कोई भी लिटरेचर है, कोई भी टेक्स्ट है, वो प्लेजर के लिए रीड किया जाता है. इमोशनल फोकस होता है लिटरेचर पर, दैट इज़ कॉल्ड एस्थेटिक रीडिंग. एफरेंट रीडिंग में क्या होता है कि कोई भी रीडर एफरेंट रीडिंग तब करता है जब उसे इन्फॉर्मेशन गेन करना होता है किसी चीज़ के बारे में. जस्ट लाइक टेलीफोन बुक, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको डिफरेंट. हिस्ट्री टेक्स्ट, वहाँ पे भी आपको पास्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा. बुक ऑन क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिसिज्म पर कोई बुक लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रीडिंग के टाइप्स क्या हुए, एस्थेटिक और एफरेंट. एस्थेटिक फॉर प्लेजर, एफरेंट फॉर इंफॉर्मेशन. In reader response criticism, reading must be aesthetic rather than afferent. रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया है कि जो रीडिंग है वो एस्थेटिक होना चाहिए, न कि एफरेंट होना चाहिए. मतलब एफरेंट ये नहीं कि आप रीडिंग करें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आप रीडिंग करें इंजॉय करने के लिए, प्लेजर के लिए. रीडर्स आर टू टाइप्स. रीडर्स भी टू टाइप्स के होते हैं. इम्प्लाइड रीडर, एक्चुअल रीडर. इम्प्लाइड कौन होते हैं? इम्प्लाइड रीडर फाइंड्स आउट द डिटरमिनेट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. इम्प्लाइड रीडर में क्या होते हैं? जो टेक्स्ट में जो मीनिंग कही गई है, जो पहले से डिटरमाइन है, उस मीनिंग को ही एक्सेप्ट करे, वो क्या कहते हैं? इम्प्लाइड रीडर कहे जाते हैं. और एक्चुअल रीडर क्या होते हैं? एक्चुअल रीडर फिल्स द गैप इन द टेक्स्ट एंड फाइंड्स आउट द इनडिटरमिनेट मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. एक्चुअल रीडर जो होते हैं वो टेक्स्ट में जो भी गैप है उसको फील करते हैं, और जो पहले से निश्चित मीनिंग नहीं है उसको क्या करते हैं? फाइंड करने की कोशिश करते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि जो सरफेस लेवल पे जो टेक्स्ट कह रहा है उसी को समझे. एक्चुअली उस टेक्स्ट में डीपली जाकर वो डाइव करते हैं कि एक्चुअली वो टेक्स्ट कहना क्या चाह रहा है. वो जो समझे, वो उस तरह से जो लोग पढ़ें उस तरह के रीडर को क्या कहेंगे? एक्चुअल रीडर. तो एक्चुअल रीडर क्या करते हैं? टेक्स्ट में डाइव करते हैं डीपली. टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स के टाइप्स देख लीजिए. इनिशियल इमोशनल रिस्पॉन्स, इंटरप्रेटिव रिस्पॉन्स, एनालिसिस, क्वेश्चन, समरी, आर्गुइंग विथ ऑथर, इंटरटेक्चुअलिटी. ये सारे रिस्पॉन्स के टाइप से एक बार इसको भी नज़र घुमा लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है कि इट कैन बी आस्क्ड. पर्पस ऑफ रीडिंग. रीडिंग के पर्पस क्या होने चाहिए? टू प्रैक्टिस न्यूली स्टेब्लिश्ड स्किल्स. देखिए दुनिया में बहुत लोग रीडर हैं और उसमें से सबके अपने अपने पर्पस होते हैं. कुछ क्या करते हैं? न्यूली स्टेब्लिश्ड स्किल पर प्रैक्टिस करने के लिए रीड करते हैं. टू रीइंफोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम टॉट रीडिंग सेशन. जो भी रीडिंग सेशन में जो भी कुछ पढ़ाया गया है उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसको रीइंफोर्स करना. मतलब जो आपने सीखा है उसे, मतलब जो आपको सिखाया गया उसको समझ लेना, उसको सीख लेना. टू गेन कॉन्फिडेंस इन ग्रोइंग एबिलिटी, फीलिंग इंडिपेंडेंट एंड कंट्रोल. साथ ही आप जब रीड करती हो तो क्या होता है? आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपके अंदर एबिलिटी जनरेट होती है. क्या आप फील करते हो? इंडिपेंडेंट फील करते हो, आप कंट्रोल पावर फील करते हो. मीन्स जब आप पढ़ते जाते हो तो क्या होता है? आपके अंदर नॉलेज भरता चला जाता है और इस तरह से आप इंडिपेंडेंट फील करने लगते हो, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी चीज़ें बताई जाती है. जैसे फेमिनिज्म में क्या था? फेमिनिज्म राइटर्स बहुत होते थे, तो उसके उन बुक्स को पढ़ने के बाद क्या होते थे? दूसरे जो फेमिनिस्ट होते थे वो उससे मोटिवेट होकर आगे बढ़ते थे और एक तरह से अपने अंदर एक पावर आ जाती कंट्रोल करने की. टू डेवलप स्टेमिना एज अ रीडर. साथ ही एक रीडर के तौर पर स्टेमिना डेवलप करने के लिए कि आपके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी है. टू इंक्रीज लिटरेरी एक्सपीरियंस. जो भी हमारी लिटरेरी एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने के लिए कि हम कितना लिटरेचर को इंजॉय कर रहे हैं. फॉर प्लेजर, वही आनंद के लिए, प्लेजर के लिए. टू स्टेब्लिश
प्रीफरेंसेस एज अ रीडर, और साथ में ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि हम एक रीडर हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। नो टू रीडर्स विल रिस्पॉन्ड इन आइडेंटिकल वेज टू अ टेक्स्ट और अ वर्ड। देखिए यहाँ पे रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर, अगर एक टेक्स्ट है उसको दो लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो सेम नहीं हो सकता है। ये बात कहने चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि एक टेक्स्ट को जितने लोग पढ़ेंगे उनका अपना अपना अलग अलग रिस्पॉन्स होगा। विलियम विमसेट points out in a highly influential essay, The Affection Fallacy, 1954, there can be a confusion between the objective data of a text and the results, what the text does to the reader. विलियम विमसेट क्या कहते हैं अपने एस्से में, अफेक्शन फालेसी में, ये अफेक्टिव फालेसी होना चाहिए, 1954 में आया था इनका ये एस्से। इसमें ये क्या कहते हैं कि कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जो टेक्स्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब किसी ऑथर ने कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो किस उद्देश्य से लिखा है और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। रिजल्ट का मतलब कि रीडर ने उसे समझा क्या है, तो उन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे वर्ड रोज दिया हुआ है, रोज क्या है, डिनोटेटिव। अगर इसकी मीनिंग देखा जाए तो इसका जो रोज है, रोज इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, और डिक्शनरी जो इसकी मीनिंग है, बॉटनिकल इसकी मीनिंग है, तो वो क्या हो गया, वो रोज हो गया। अगर इसी को इमोटिव कनोटेशन के रूप में देखा जाए, जब ये रोज वर्ड किसी पोएम में, किसी लव लेटर में लिखा हो तो रोज का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग एल्स। यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। द जर्मन स्कॉलर वोल्फगैंग आइजर्स approached him round the basic distinction between what the text provides irrefutably schematized aspects and how the reader to use Isis terms actualize or realizes it is in his or her mind। देखिए वोल्फगैंग आइजर जो हैं वो जर्मन स्कॉलर है और इनके कहने का मतलब क्या है कि जो भी कुछ मतलब टेक्स्ट, व्हाट द टेक्स्ट प्रोवाइड, जो भी कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड हो करता है उसमें डिफरेंस होते हैं कि रीडर उस टेक्स्ट को कैसे समझता है और ठीक है, और वो क्या कहना चाहते हैं उसमें एक डिफरेंस होता है। इसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज़ किया है, एक्चुअलाइजेस या रियलाइजेस करके। यहाँ पे रियलाइजेस की स्पेलिंग थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया, उसको देख लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ने के बाद रीडर जो है वो क्या एक्चुअलाइज करता है, क्या रियलाइज़ करता है, मतलब वो अपने ही माइंड में वो क्या फील करता है किसी चीज़ को पढ़ने के बाद, उसके अंदर कौन सी फीलिंग्स आती है, ये डिपेंड करता है। जस्ट लाइक रोज़, रोज़ वर्ड को पढ़ने के बाद अब आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, फ्लावर की फीलिंग में आती है कि समथिंग एल्स। इट इज़ लाइक द चिल्ड्रंस गेम ऑफ जॉइन द डॉट्स इफ़ द टेक्स्ट सिंपली सेज। ये एक चिल्ड्रन का गेम की तरह है, जॉइन द डॉट्स की तरह है। जैसे अगर आपके सामने एक सेंटेंस हो, 2 men were sitting in a room। अब आपके सामने ये सेंटेंस आ गया कि 2 men were sitting in a room। अब उससे रिलेटेड आपके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट होने लगेंगे, बहुत सारी इमेजरी जो है वो क्रिएट होने लगेगा। अब ये बात रीडर पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्चुअलाइज कर रहा है, कि जो वो लोग बैठे थे रूम में वो लोग क्या पहने थे, वो उनकी हाइट क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका रिएक्शन क्या है, डिफरेंट थिंग्स। तो ये रीडर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उन चीज़ों को एक्चुअलाइज करता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन रीडर रिस्पॉन्स थियरी एंड इज़ वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज। तो ये जो एलिमेंट है रीडर रिस्पॉन्स थियरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई टेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है, उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हम किस तरह से उसको एक्चुअलाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। अब देखिए एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन या कंक्रीटाइजेशन, इसमें क्या होता है कि कोई भी रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़कर, ठीक है, सिग्निफायर्स ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट के सिग्निफायर्स को पढ़कर उसके डिफरेंट सिग्निफाइड निकाल सकता है। जस्ट लाइक रोज, रोज मीन्स रेड कलर, रोज मीन्स इट इज सिंबल ऑफ लव, रोज मीन्स डिफरेंट थिंग्स। तो ठीक है, रोज मीन्स फ्लावर्स, रोज मीन्स फ्रेशनेस। तो रोज को देखकर जो ये रोज जो सिग्निफायर है, इसके साथ बहुत सारे सिग्निफाइड आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि रीडर कैसे उसको एक्चुअलाइज या रियलाइज कर रहा है। रीडर्स मेंटल एक्ट ऑफ कॉग्निशन, फिर उसके बाद उस
टेक्स्ट को देखकर रीडर क्या करता है, उसका मेंटल जो कॉग्निशन का एक्ट है वो वर्क करने लगता है। और जब रीडर मेंटली वर्क करने लगता है तो फिर वो क्या करता है, क्रिएट करता है। किस चीज़ का क्रिएशन करता है, वर्ल्ड ऑफ टेक्स्ट की दुनिया का क्रिएशन करता है। मतलब एक वर्ड ट्री को पढ़कर, वो ट्री मीन्स पेड़, ट्री मीन्स हरियाली, ट्री मीन्स फ्रेशनेस, ट्री मीन्स ऑक्सीजन, डिफरेंट थिंग्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्कीमेटाइज्ड एस्पेक्ट्स एंड वर्चुअलिटी। अब देखिए ये भी दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें क्या डिस्टिंक्शन है देख लेते हैं। परसेप्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट ऑफ कैरेक्टर और लोकेशन। स्कीमेटाइज्ड एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, परसेप्शन है। किस चीज़ का परसेप्शन, जो पहले से ही डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, प्लॉट के एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर के एलिमेंट्स होते हैं, लोकेशन के एलिमेंट्स होते हैं, वो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं और उसको परसेप्ट कर लेना, उसको फील करना, उसको समझ लेना, दैट इज स्कीमेटाइज्ड एस्पेक्ट। स्कीम का मतलब होता है ये कि प्लान, पहले से प्लान की गई हो। और वर्चुअलिटी क्या होती है, इनडिटरमाइंड डायमेंशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑफ द डनी ऑफ द टेक्स्ट विद द इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी ऑफ द रीडर। वर्चुअलिटी में क्या होता है कि इसमें इनडिटरमिनेट होता है, मतलब जो भी चीज़ होता है वो पहले से डिटरमाइंड नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि रीडर जो है वो टेक्स्ट को पढ़कर वो क्या समझे, वो उस पर डिपेंड करता है। वर्चुअलिटी में वो पहले से प्री प्लान नहीं होता है। ये नहीं कह दिया जाता है कि रीडर को कि यहाँ पे ऑथर ने ट्री लिखा है तो तुम ट्री ही इसको समझो। इट्स डिपेंड अपॉन यू, यू आर फ्री टू इंटरप्रेट इट in different way. Author can cheat, as in Agatha Christie's novel The Murder of Roger Ackroyd 1926, narrator is murderer. अब देखिए यहाँ पे अगाथा क्रिस्टी का एक नॉवेल का एग्जाम्पल दिया गया है और नॉवेल का टाइटल है द मर्डर ऑफ रोजर एक्रॉड। 1926 में ये अगाथा क्रिस्टी का नॉवेल आता है। इसमें क्या दिखाया गया है कि नरेटर जो है वही खुद ही वो क्या होता है, उस स्टोरी में, उस नॉवेल में वही मर्डरर होता है, वही खूनी होता है। तो इस तरह के स्कीमेटाइज्ड एस्पेक्ट्स में क्या होता है, पहले से प्लान होता है। तो इस कंडीशन में ऑथर क्या होता है, रीडर को चीट कर सकता है। रीडर समझ ही नहीं पाएगा, रीडर बाद में रीडर को पता चलता है कि अरे ये तो मर्डरर कौन है, ये तो नरेटर ही था स्टोरी का। तो इसीलिए स्कीमेटाइज्ड एस्पेक्ट्स को ये लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वर्चुअलिटी पे फोकस करते हैं, रीडर पे छोड़ देते हैं, भैया तुम्हें जो समझना है समझो। टॉम इन हिज इंसुलेब्रियस रूम वर्चुअलाइज स्ट्रेंजर्स अपीयरेंस एंड डिग्री ऑफ इनसेल्यूब्रियस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल है कि टॉम अपने एक रूम में बैठा है। रूम कैसा है, इनसेल्यूब्रियस है, और वहाँ पे एक अजनबी की एंट्री होती है और टॉम को वो कुछ कहता है। अब ये जब स्टोरी आपके सामने आए तो आप एज ए रीडर क्या वर्चुअलाइज करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेंजर्स के अपीयरेंस को आप समझो, जिस तरह से आप इंटरप्रेट करना चाहो करो, और जो उस रूम में इनसेल्यूब्रियस की जो डिग्री थी, मात्रा थी, वो कितनी थी। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑथर ने नहीं बता रखा है यहाँ पे। अब आपको समझना है जो समझो। आर्जस ने कुछ टर्म यूज़ किए, उन्हें देख लेते हैं। प्री इंटेंशन। प्री इंटेंशन क्या, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन से जो टेक्स्ट ऑफ कंपोनेंट्स के द्वारा क्या होता है, अराउज किया जाता है और उसको कंट्रोल करता है होराइजन। ये वर्ड भी आइजर ने ही क्या किया है, कॉइन किया है। नेक्स्ट इनका जो टर्म है वो कंसिस्टेंसी बिल्डिंग। इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, कंसिस्टेंसी देखना किस चीज़ के द्वारा, टेमिंग एलियन एल्यूजन्स, जो भी एलियन एल्यूजन्स है उसको टेमिंग करना, उसको फेमिलराइज करना, डोमेस्टिकेट करना अपरेंट ऑर्नामेंट्स को, और जो पॉसिबल मीनिंग के रेंज उसको रिड्यूस करना। ऐसा करते हुए टेक्स्ट के अंदर कंसिस्टेंसी लाई जा सकती है। नेक्स्ट जो टर्म है गेस्टाल्ट है, इस टर्म को बारोड किया है, साइकोलॉजी से बारो किया गया है, ये रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स के द्वारा। फ्री रेंजिंग सब्जेक्टिविटी मस्ट बी रेस्ट्रेंट एंड लिमिटेड, एंड व्हाट कंट्रोल्स दिस काइंड ऑफ अफेक्टिविज्म इज डिस्क्राइब्ड बाय थियरिस्ट एज अ रिपोर्टायर। अब देखिए यहाँ पे जो थियरिस्ट है वो रीडर रिस्पॉन्स थियरिस्ट क्या कहते हैं कि जो
फ्री रेंजिंग सब्जेक्टिविटी है उसको पे कंट्रोल होना चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। और इस तरह के जो कंट्रोल होते हैं इस तरह का ये एक अफेक्टिविज्म होता है। और इस तरह के कंट्रोल को थियरिस्ट क्या कहते हैं, रिपोर्टायर कहते हैं। उनके वर्ड में इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टायर। मतलब सब्जेक्टिविटी पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, उस कंट्रोल को रिपोर्टायर बोलेंगे। फिल्म नेप इज अ कैरिकेचर ऑफ सर रॉबर्ट वॉलपोल। तो जो रॉबर्ट वॉलपोल हैं इनके कैरिकेचर फिल्म नेप कहे जाते हैं। और इन लोगों का एक इक्वेशन है फिल्म नेप वॉलपोल का, दैट इज ये लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं क्लियरली सेंट्रल पे फोकस करते हैं। तो ये सब इसी क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इनको भी मैंने ऐड कर लिया। In the literary work of art 1931, the Polish critic Roman Ingarden makes a crucial distinction between the ontological nature of a text, it simply is, and the epistemological activity required by the reader to concretize or make the text cognitively come to life. Actually, the literary work of art 1931 में आता है। ये रोमन इनगार्डन का वर्क है, पोलिश क्रिटिक है। इन्होंने दो चीज़ों पर डिस्टिंक्शन प्रेजेंट किया है, ऑन्टोलॉजिकल नेचर ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो टेक्स्ट है वही, मतलब टेक्स्ट में जो बात कही है एज इट इज़। और एपिस्टेमोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या किया गया कि वो रीडर के द्वारा उस पर वो होता है। एपिस्टेमोलॉजिकल एक्टिविटी किसके द्वारा होता है, रीडर के द्वारा होता है। रीडर क्या करता है, कंक्रीटाइज करता है किस चीज़ को, जो टेक्स्ट होते हैं वो कैसे फॉर्म में निकल कर आए, मतलब वो जिस रूप में, जैसे कोई पोएम है उस पोएम की जो मीनिंग है वो कैसे उभर कर आए। तो ये डिपेंड करता है किस पे, रीडर पे। दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजिकल एक्टिविटी। इन गार्डन पॉइंट्स आउट दैट द लेयर्स ऑफ साउंड, सिंटेक्स, सीमेंटिक्स, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आर नथिंग अंटिल कॉन्क्रीटाइज्ड। इन गार्डन का कहने का मतलब है कि जो भी साउंड, सिंटेक्स वगैरह हैं, कैरेक्टर्स वगैरह हैं, सेटिंग वगैरह है, ये जब तक कंक्रीटाइज नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कहानी है, कहानी और जो भी वर्ड्स हैं, टेक्स्ट है, सिंटेक्स है, एवरीथिंग है, उसमें जो भी कुछ उस लिटरेरी क्रिएशन में यूज हुआ है उसका मतलब तभी बनता है जब वो कंक्रीटाइज्ड होता है रीडर के द्वारा। In the act of reading 1978, Wolfgang Iser makes a central distinction between the two poles of literary work. Wolfgang Iser का एक और वर्क है द एक्ट ऑफ रीडिंग 1978 में आता है। इसमें इन्होंने दो चीज़ों पर डिफरेंस बताया है, और वो दो चीज़ क्या हैं, वो लिटरेरी वर्क के टू पोल्स हैं। क्या क्या है, आर्टिस्टिक और एस्थेटिक। इनके कहने का मतलब है कि जो भी लिटरेरी वर्क होते हैं वो आर्टिस्टिक और एस्थेटिक होते हैं। आर्टिस्टिक मतलब ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है, और एस्थेटिक मतलब वो सब्जेक्टिव बेस पे होता है। आइजर हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय स्टेनले फिश। वोल्फगैंग जो आइजर हैं इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ, और किसने किया है, स्टेनले फिश ने किया। ये एक अमेरिकन रीडर रिस्पॉन्स थियरिस्ट है, और इन्होंने, इनका कहने का क्या मतलब है कि हर चीज़, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। सब चीज़ डिपेंड करता है किस पर, इंडिविजुअल एक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। मतलब एक व्यक्तिगत जो इंटरप्रिटेशन होती है टेक्स्ट की, उसी पे एवरीथिंग डिपेंड करता है। फीस का एक वर्क है, इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, 1980 में ये वर्क आया था। इसमें इन्होंने कहा है कि नो प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होता नहीं है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होता ही नहीं है, रीडर उसको पढ़ने के बाद जो समझता है वही टेक्स्ट होता है। नो प्री एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्शियसनेस ऑफ द रीडर। हर चीज़ किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, रीडर के कॉन्शियसनेस के द्वारा। ही एलिमिनेट्स बोथ द इंटेंशनल एंड द अफेक्टिव फालेसी। जहाँ बाकी रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स हैं वो अफेक्टिव फालेसी को एक्सेप्ट करते हैं, वही स्टेनले फिश जो है, स्टेनले फिश वो रिजेक्ट करते हैं। इंटेंशनल और अफेक्टिव फालेसी दोनों को ही ये रिजेक्ट करते हैं। फिश का एक ऐसे आता है, इंटरप्रिटिंग द वेरियोरम 1978, तो इसे भी याद रखिएगा। डेविड ब्लेच टाइमली रिमाइंडर दैट हाउ यूर सब्जेक्टिव और रिस्पॉन्स मे बी शेयर वन इंडिस्प्यूटेबल एलिमेंट, अ कॉमन लैंग्वेज। डेविड ब्लेच थोड़ा सा इनसे अलग हटके, इन लोगों से अलग हटके ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो
कोई वर्क है वो सब्जेक्टिव हो गया तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह जाएगा, मतलब सबके लिए कॉमन हो जाएगा, जिसको मन जो समझो। व्लादिमीर नोबोकोव्स कॉमिक नॉवल पेल फायर 1962 में आता है। एक्चुअली इसका भी मेंशन हुआ था इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे रख लें। और वैसे भी इससे रिलेटेड यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है मैच करने में। व्लादिमीर नोबोकोव्स कॉमिक नॉवल क्या है? पेल फायर 1962 में आता है, इसको याद रखिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया है, कोई नहीं, बट अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।